हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय की, तो जिसमें हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में आपने सबसे पहले क्या समझा है, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर के बना है, हमने कहा यहाँ पर नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे पास आती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के जो अलग अलग भाग हैं उनके बारे में हमने बात की थी, जिसमें सबसे पहले आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक के बारे में बात की, और ऑटोमेटिक में आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें आप ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन के बारे में हमने स्टार्ट कर लिया है, कुछ पोर्शंस को आपने यहाँ पे कवर कर लिया है, कुछ और पोर्शन जो है वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हुए हैं, जिनमें हमने नर्वस सिस्टम की बात की है, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की हमने बात की है। इसमें हमारे पास आता है न्यूरॉन, ठीक है, जो एक सेल का डायग्राम है इस प्रकार से। एंड न्यूरॉन के बाद हमने कहा कि न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने बात की है, जैसे कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है, माइलिन शीथ, सिनैप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको ध्यान रखने की। अगर मैंने कहा सिनैप्स तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने कहा एनएमजे तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें आपने सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन के बारे में बात की थी। अब हमने कहा था कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, की यहाँ पर जो न्यूरॉन है उसमें किस प्रकार से जो नर्व इम्पल्स है या जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट हो रहा होगा या पास हो रहा होगा, उसका सीक्वेंस हमने कहा कि आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आगे वाला पोर्शन या एंटीरियर पोर्शन कौन सा, यानी कि आगे वाला भाग कौन है और पीछे वाला कौन है। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर क्या चलता रहेगा, आपने कहा जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते रहेंगे। ठीक है। आपने बात की ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात की कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से पोर्शन आते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां पर आप ध्यान से देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी थी, जैसे कि हमने कहा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, क्रेनियल नर्व जो आपके ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व जो आपके नर्व से निकलती हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व की तो वो कितनी जोड़ी है, 12 जोड़ी होती हैं। आपने कहा आपके मस्तिष्क आपके ब्रेन से निकलती हैं और आपके हेड वाले पोर्शन तक जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर स्पाइनल नर्व की, तो हमने कहा कि ये 31 जोड़ी होती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। ठीक है। और कहाँ तक जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी में, जो आपके हेड पोर्शन से नीचे वाला जो पोर्शन होता है पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें आपने पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके जस्ट अपोजिट जो काम करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने एक सिनारियो लिया था, एक कंडीशन हमने ली थी, और हमने कहा था कि क्या करता है यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो क्या करेगा यहाँ पर। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा था। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बातें हो रही थी, और ह्यूमन ब्रेन में हमने कहा सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, यही हमने कहा था कि सबसे क्या है, जटिल अंग है, जो मुख्य रूप से तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना है। ठीक है। किससे बना है, तंत्रिका ऊतक से मिलकर के बना होता है। हमने कहा ये कम जगह में बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉइल हो करके क्या होता है, अरेंज होता है या कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि कम जगह में बड़े सतह क्षेत्र को समायोजित करने के लिए ऊतकों को अत्यधिक मोड़ा या अत्यधिक कुंडलित अवस्था आपको मिलती है, जैसे कि आपको इस वाले पोर्शन में दिखाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था कि मस्तिष्क झिल्लियों की 3 परतों से ढका होता है। जो मस्तिष्क है उसमें 3 परतें होती हैं, और इन 3 परतों से ये ढका हुआ होता है। इन परतों को मैनिंग हम कहते हैं। ठीक है। और इन परतों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। ठीक है। जिसे हमने क्या कहा था, यहाँ पर आपके पास आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे आप सीएसएफ शॉर्ट में कह रहे थे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके पास आते हैं एमसीक्यूज में, जैसे कि सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, या हमने कहा
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या काम यहाँ पर होता है? जैसे हमने कहा कि जो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, ये आपके एमसीक्यूज की क्वेश्चन बनते हैं जो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी। अब सीएसएफ क्या कर रहा था? हमने कहा, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जो ब्रेन है आपका वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी फंक्शनिंग है, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब के सब जो चीजें होती है आपके ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑर्गन है तो उसकी सेफ्टी भी यहाँ पर की जानी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि आपकी जो किडनी होती है इम्पोर्टेंट होती है, तो किडनी की सेफ्टी की जाती है। जैसे कि आपके लंग्स और आपके जो आपका जो हार्ट होता है वो किस में होता है? आपने कहा रिब केज में होता है। जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने रिब केज की बात की थी। हमने कहा जो रिब्स होती हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से पीछे से निकलती है आगे की ओर इस प्रकार से आती हैं। तो बीच में आपका स्टर्नम होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कहा ये है आपके चेस्ट वाला रीजन, ठीक है। ये वाली जो बोन है ये कहलाती है आपके स्टर्नम। अब पीछे से जो आपकी बैक बोन है वहां से आगे की ओर जो रिब्स हैं वो आती रहती हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से आती है। क्या बना रही हैं? पूरा एक रिब केज बना रही है, पिंजरे जैसी संरचना बना रही हैं। आपने कहा यही मिड पोर्शन में आपका हार्ट होगा और यहाँ पर आपके क्या होंगे? लंग्स होंगे इस प्रकार से। क्या कर रहे हैं? सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि ये क्या होता है? आपने कहा विसिरल ऑर्गन इन्हें कहते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे अब आप पढ़ेंगे विसिरल ऑर्गन। जब आप बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लंग्स होते हैं, लंग्स की जो वॉल होती हैं, तो यहाँ पर आपने कहा विसिरल प्लूरा होती है, यानी कि 2 लेयर यहाँ पर होती हैं जो बाहर से लंग्स को कवर करती हैं, जो अंदर से लंग्स को कवर करती हैं। और इसी के बाहर क्या होते हैं? पूरे रिब्स का एक केज बनता है जिसमें बीच में स्टर्नम आती है। रिब्स के बीच में हमने बोला ये जो रिब्स हैं इन रिब्स के बीच में मसल्स होंगी जिन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इन्हीं मसल्स में आपने का मूवमेंट होगा और तभी आप क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा जब आप इनहेल करेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है? आपके रिब्स में किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है कि आपकी जो रिब्स है, आपकी जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है। क्या जो रिब्स है वो नीचे की ओर जाती हैं? सेम आपके डायफ्राम में भी आता है कि क्या आपका डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है या आपका डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। आप देखते हैं कि मूवमेंट कैसे हुआ। आपने कहा 2 रीजन होते हैं मूवमेंट में। जब हम सांस लेते हैं तो 2 रीजन होते हैं। एक तो होती है आपकी इंटरकॉस्टल मसल, जिनमें क्या होता है? मसल्स में आपने कहा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और वो क्या करेंगे? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा होता है आपका डायफ्राम। इस प्रकार से आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डायफ्राम होता है। इससे नीचे आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है? पैल्विक रीजन होता है, क्लियर है। और इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो थोरैसिक रीजन होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा? जो डायफ्राम है उसकी जो गति है वो ऊपर की ओर भी होगी और वो नीचे की ओर भी होगी जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जो भी हमारे विसिरल ऑर्गन होते हैं या इंटरनल ऑर्गन होते हैं या हम कहें कोमल अंग होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल हमारे लंग्स आते हैं, हमारा हार्ट आता है, हमारी किडनी आती है, हमारा लिवर आता है, आपका पैनक्रियाज आता है। ये सारे आपके क्या होते हैं? सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें की यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। सेम वैसे ही हमारे ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा क्या की जाती है? सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। तो आपने कहा कि क्या करता है ये? एक तो मस्तिष्क को यांत्रिक झटकों से बचाता है, इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करता है। अब हमने कहा मानव मस्तिष्क को हमने 3 भागों में विभाजित किया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अग्र मस्तिष्क के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अग्र मस्तिष्क जिसे आप क्या कहते हैं? फॉर ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क जिसे आप मिड ब्रेन कहते हैं और पश्चिम मस्तिष्क जिसे आप हिंड ब्रेन कहते हैं। हमने कहा कि फॉर ब्रेन का जो पार्ट है वो है सेरिब्रम, ये है सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस है, ठीक है। सेरिब्रम जो है आपका वो अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिबेलम आपका पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके होता है नीचे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड भी बनती है। अब हम बात कर रहे थे कि सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपने समझी हैं सेरिब्रम के बारे में। या आप समझते हैं कि फॉर ब्रेन का कौन सा पार्ट है और मिड और हिड ब्रेन का कौन कौन से पार्ट है। अगर हम सेरिब्रम के फंक्शन को देखें तो हमने कहा कि सबसे पहले ये क्या करेगा?
वॉलेंट्री मोटर एक्शन को कंट्रोल करता है। अब आप समझते हैं कि क्या है ऐच्छिक या स्वैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। वो क्रियाएं जो आप अपने अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, करें या ना करें, आपके कंट्रोल में है। आपने कहा इट इज द साइट ऑफ अ सेंसरी रिसेप्शन लाइक आर टैक्टाइल एंड ऑडिटरी रिसेप्शन। आपने बोले कि ये स्पर्श और श्रवण धारणाओं के लिए क्या है, संवेदी धारणाओं का स्थल है। आप जो टच से रिलेटेड जो भी आपकी क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं, या फिर आपने कहा जो श्रवण धारणाएं होती हैं, ये सारे जो भी आप चीजें क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आपके रिसेप्टर जो रिसीव कर रहे हैं, इसे कंट्रोल और कमांड कौन देगा, आपने कहा सेरिब्रम देगा। कहाँ, कौन सा पोर्शन है, आपने कहा अग्र मस्तिष्क का भाग आता है। सेकेंड हमने कहा सीखने और स्मृति इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने कहा लर्निंग और मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका पोर्शन है, एक बार देखिए। हमने कहा हाइपोथैलेमस आता है आपके मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क का भाग आता है। कहाँ पर हमने हाइपोथैलेमस देखा था, यहाँ पर आपने कहा यह है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। आपने कहा द हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। आपने कहा हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियन रिदम भी कहते हैं, कि ये शरीर के सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अब आपने देखा होगा कि आप हमेशा, आपका जो शेड्यूल है, आप सोते हैं 10 बजे और आप उठ जाते हैं 6 बजे, आप हमेशा इसी टाइम पे सो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आपने अलार्म लगाया था, ठीक है, सोने आप सो गए थे, आपने 10 बजे अपने बेड में सो गए और 6 बजे का आपने अलार्म लगा दिया। अब क्या होगा कि अब आप अपने बेड पे नहीं भी गए, बहुत टाइम बाद जब आप रेगुलरली यही साइकिल फॉलो कर रहे हैं और अगर आप अपने बेड पे सोए भी नहीं तो 10 बजे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने अलार्म नहीं भी लगाया है तो 6 बजे आप खुद ब खुद उठ जाते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जब हम सो रहे होते हैं तो जिस टाइम पे हम रोज उठते हैं उसी टाइम पे बिना अलार्म के या बिना किसी के उठाए हमारी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक साइकिल चलती है जिसे आप क्या कहते हैं, सर्कैडियन रिदम कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक आपने पढ़ा होगा, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे एक टॉपिक आपके पास आता है बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे क्लॉक होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्शन को यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे कि आपका उठना, सुबह आप किस टाइम पे उठते हैं ये बताता है कि आपके उठने का टाइम क्या है। तो ये सारी जो चीजें कंट्रोल होती है वो हाइपोथैलेमस पे होती है। आपने कहा इट इज ऑल्सो कंट्रोल द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। आपने कहा खाने पीने की इच्छा को भी यही नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं आपकी जो हंगर होती है, आपकी जो भूख होती है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब यदि आपकी कोई प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल ही नहीं है, इट मीन्स कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो प्रॉपर एक साइकिल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आप क्या है, एक शेड्यूल में आप नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की है किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। चलिए अब आप बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। हमने इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो लिए हैं, सारे पार्ट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था कि होमवर्क में आप करके लेके आएंगे। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रेन का डायग्राम आपको देखना है। ठीक है, ब्रेन के डायग्राम में आपने देखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आता है। अब सिंपली आपको उस पार्ट के फंक्शंस देखने कि ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये किस चीज़ के लिए, किस एक्शन के लिए, किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सारा थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप पढ़ेंगे और आपको समझ नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, डायग्राम अच्छे से आपको देखना है और समझना है। अब सेरिबेलम को देखते हैं। सेरिबेलम लाइज बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। आपने कहा जो सेरिबेलम है वो सेरिब्रम के नीचे पूरी संरचना के पीछे स्थित होता है। अब ये लाइन आपको दिखे तभी, या ये लाइन ले लीजिए, या आपने कहा ये लाइन लीजिए कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन आपको समझ कब आएंगे, जब आपको डायग्राम अच्छे से आता होगा, आप समझते होंगे कि जो यहाँ पर आपने कहा सेरिब्रम है वो कहाँ पर पाया जाता है, सेरिब्रम के कहाँ पर आपको सेरिबेलम देखने को मिल रहा है। आपने कहा इट कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शंस, क्या करता है, ये मोटर कार्यों का समन्वय करता है। मोटर यानी कि हमने कहा मोटर और ग्रॉस दो हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे एक्शन आते हैं। मोटर में आपके जो मैक्सिमम ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन, वो इंक्लूड होते हैं किसी भी एक्शन के लिए। अगर हम ग्रॉस या हम फाइन स्किल की बात करें, हमने कहा कि मोटर स्किल होती हैं,
ठीक है। और हमने कहा कि ग्रॉस स्किल होती है, ग्रॉस में हमने कहा कि यहाँ पे जो फाइन जो आपके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि वो काम जिसमें आपकी बॉडी के कम से कम ऑर्गन इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर है, when you are riding your bicycle, the perfect coordination between your pedaling and steering control it achieved by the cerebellum। आपने कहा जब आप अपनी साइकिल चला रहे होते हैं तो आपके पैडल चलाने और आपके स्टीयरिंग नियंत्रण के बीच में सही समन्वय सेरिबेलम द्वारा हासिल किया जाता है। ये सेम वही है जो एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था कि आप चल रहे हैं, ठीक है। अब आप चल रहे हैं अपने पैरों से और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, आपकी आंखों और आपके पैरों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपने कहा आपका सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि आप किसी साइकिल को चला रहे हैं, तो आपने कहा कि आप क्या करें, पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैडलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और आपने कहा कि आपके जो हाथ है वो हैंडल को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। लेकिन डायरेक्शन कैसे देंगे? जब आप प्रॉपरली आगे देख रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई भी, आप चाहे साइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक है या कार है, कुछ भी आप चला रहे हैं, कोई भी वाहन चला रहे हैं, तो आपका ध्यान रोड पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें जब देखेंगी तभी आपके जो हाथ हैं वो सही डायरेक्शन में हैंडल को क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो समन्वय है, वो किसके कारण है? सेरिबेलम के द्वारा है। आपने कहा इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये आसन और संतुलन के लिए नियंत्रित करता है। आपकी बॉडी में जो भी बैलेंस बना हुआ है, अब हम जब बैठते हैं तो हमने कहा हम प्रॉपरली बैठते हैं, हम खड़े हो रहे हैं तो हम प्रॉपरली खड़े हो रहे हैं। आपने कहा अगर आप डांस कर रहे हैं और डांस के लिए कोई भी मुद्रा आप बनाते हैं तो वो भी क्या है? नियंत्रण है। इसके लिए क्या है? सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। इट कंट्रोल द प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, आपने कहा स्वैच्छिक कार्यवाही की सटीकता को नियंत्रित करता है। क्लियर है इतना? चलिए, ये हमने बात की किसके बारे में? सेरिबेलम और उसके फंक्शन के बारे में। अब आप क्या करेंगे? सिंपली फंक्शन को आपको नोट करते रहना है कि किस पार्ट का कौन सा फंक्शन यहाँ पर आता है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मेड्यूला के बारे में। तो मेड्यूला कहाँ पर है एक बार देखिए। हमारे पास जो मेड्यूला आता है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इससे पहले आपने किसके बारे में बात की है? सेरिबेलम के बारे में बात की, जो यहाँ पर आता है, जो आपके हिंड ब्रेन का पोर्शन आता है। मेड्यूला आपका यहाँ पर आ गया है। देखते हैं मेड्यूला के यहाँ पर क्या क्या फंक्शन हमारे पास आते हैं। आपने कहा मेड्यूला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द पोन्स। जो मेड्यूला होता है वो पोन्स के साथ मिलकर मस्तिष्क तनी का निर्माण करता है। It lies at the base of the brain and continue into the spinal cord। आपने कहा ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, रीढ़ की हड्डी में जारी रहता है। तो यहाँ पर जो मेड्यूला है वहीं से आपके स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमने बोला अगर हम स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा ये जो आपकी गर्दन का हिस्सा है और ये आपकी कमर का हिस्सा आता है इस प्रकार से। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड बनी है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? वर्टिब्री होते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर नहीं बने हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये आपको करना है होमवर्क में, कि ये जो वर्टिब्री है यहाँ पर, इनका फंक्शन क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड तो आप समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम का पार्ट बना रहा है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होता है। चलिए, नेक्स्ट हमने बोला था मेड्यूला कंट्रोल और वेरियस इनवॉलंटरी फंक्शंस। अभी तक हमने वॉलंटरी फंक्शंस के बारे में बात की है। अब हमारे पास आते हैं कि जो यहाँ पर मेड्यूला होता है, जो मज्जा होता है, विभिन्न अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सुनने, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर लाइक हेयर बीट, हार्ट बीट हो गई, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। यानी कि ये क्या करता है, जो आपकी हृदय की धड़कन है, जैसे कि धड़कन, श्वसन आदि के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमने कहा इट कंट्रोल्स आ इनवॉलंटरी एक्शन, की ये क्या करेगा, अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर आपकी हार्ट रेट और आपकी रेस्पिरेशन आ गई है, या हमने कहा डाइजेशन आ जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर मेडुला रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल क्या, ब्लड प्रेशर आ गए हैं, वो कौन से एक्शन बताए गए हैं, इनवॉलंटरी एक्शन के एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वॉमिटिंग है, ये सारे क्या हैं, हमने कहा इनवॉलंटरी एक्शन है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप चाहें तो आपके मुख में सलाइवेशन हो जाएगा। सलाइवेशन तभी होगा जब आपके सामने स्टिमुलस आएगा, यानी कि फूड आएगा, और वो भी तब जब आप भूखे रहेंगे। आप भूखे हैं, आपके सामने बहुत अच्छा खाना आया है, सलाइवेशन आपके
मुख में होने लगेगा। ठीक है, हमने कहा वॉमिटिंग है, तो वॉमिटिंग ऐसा नहीं होता है कि जब आपका मन करे आप वॉमिट कर लेंगे। जब क्या होता है, हमने स्फिंक्टर के बारे में बात की जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, तो हमने कहा हमारी बॉडी में स्फिंक्टर होते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि एक तो होता है यहाँ पर गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर आपके फूड पाइप, या आपकी फूड पाइप है या आपका स्टमक है, तो यहाँ पर स्फिंक्टर होगा। एक तो स्फिंक्टर ये है जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। दूसरा आता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो कहाँ पर पाया जाता है, हमने कहा कि जो आपके स्टमक और छोटी आंत के बीच में, जिसे आप क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। इनका फंक्शन होता क्या है, जो फूड आपके स्टमक में चला गया है वो वापस ना जाए, इसे रोकने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, स्फिंक्टर बनाए जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में जैसे कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं, या फिर हमने कहा कि जहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो तब जो खाना है वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है। सेम हमने बोला, एक और चीज हमारे पास आती है, आपका ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता कैसे है, आपने कहा कि आपका हार्ट जिस स्पीड से पंप करेगा आपका ब्लड प्रेशर भी उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात की है मेड्यूला के बारे में। अब पोन्स के बारे में बात करते हैं। पोन्स है क्या, आपने कहा मेड्यूला क्या करता है, ब्रेन स्टेम को बनाता है पोन्स के साथ मिल करके। तो पोन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। It relays impulses between the lower cerebellum and spinal cord. क्या करता है, पोन्स निचले सेरिबेलम और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च हिस्से जैसे कि सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच आवेगों को रिले करता है और श्वसन को भी नियंत्रित करता है। तो पूरे लाइन आप पढ़िए। इट रिले impulses between the lower cerebellum and spinal cord and higher parts of the brain like a cerebrum and a midbrain. Also regulate respiration. ये respiration को भी कंट्रोल करेगा। अब आप सोचेंगे, अभी तो हमने मेड्यूला के बारे में बात की थी कि मेड्यूला क्या कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और वहां पर हमने रेस्पिरेशन का एग्जांपल देखा था। अब हम पोन्स की बात भी करें कि पोन्स क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। तो देखिए, जो प्रोसेस होती है वो ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ एक ही चरण है, उस प्रोसेस के बहुत सारे चरण होते हैं, और किस चरण में कौन सा पार्ट यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, जिसे आप रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड, आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्ट्स मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। इसका फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एक्चुअली में हमने कहा रीढ़ की हड्डी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है और शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच क्या करती है, यहाँ पर मैसेजेस का या संदेशों का संचालन करती है। ठीक है, मालिश नहीं होगा, संदेशों का क्या करती है, संचालन करती है। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी की बैकबोन में इंजरी आ जाती है तो उसकी जो लोअर बॉडी है वो पूरा क्या हो जाता है, लोअर बॉडी यानी कि इससे नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें पूरा क्या हो जाता है, आपने कहा वो एक्टिव नहीं रहता है, काम करना बंद कर देता है। क्योंकि बॉडी में जो भी आपने कहा रिसेप्टर जो भी स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना किसका काम है, स्पाइनल कॉर्ड का। अगर स्पाइनल कॉर्ड ही आपकी डैमेज हो गई है तो वो मैसेजेस नहीं पहुंच पाएंगे आपके ब्रेन तक, इसीलिए आपको ब्रेन को पता नहीं चलता है। इसीलिए आपके जो बॉडी ऑर्गन है, आपके यानी कि किसी व्यक्ति की अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, तब की बात हो रही है कि अगर उस व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो गई है तो आपकी बॉडी में, उस व्यक्ति की बॉडी में जितने भी रिसेप्टर होंगे वो यहाँ पर इम्पल्स को या फिर स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैसेजेस को कन्वे करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड है वही वहाँ पर डैमेज हो जाती है। अब अगर ब्रेन तक कोई मैसेज ही नहीं गया है तो ब्रेन क्या करेगा, कोई कमांड भी नहीं देगा, और इसीलिए जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पर हमने बात की पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, एक बार नोट कीजिए कि किसका क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आते हैं, इसमें बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन से के बारे में हम बात करने से पहले आपको करना क्या है, ब्रेन के बारे में अच्छे से समझना है, क्योंकि ब्रेन में आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर इस इमेज को बनाएंगे, ये है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है चैप्टर, ये जो डायग्राम आता है ये आपसे पूछा भी जाता है, कभी बनाने के लिए भी आ जाता है, कभी आपको सिर्फ इमेज दिखाई जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में आपको बता रखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस
of involuntary movement, involuntary organs. When a voluntary organ is in a vicinity of a sudden danger, it is immediately pulled away from the danger to save itself. For example, when your hand touches a very hot electric iron, you move away your hand in a jar. All of this happen in a flash and your hand is saved from the immediate injury. This is an example of reflex action. तो आप इतना अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या समझे? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है सडन एक्शन। एक्चुअली में रिफ्लेक्स एक्शन आपने एज अ एग्जाम्पल तब लिया था जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था। तब हमने क्या कहा था कि हमारी बॉडी में जो भी आपको सडन एक्शन देखने को मिलते हैं या सडन रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इजी है। चलिए, अब रिफ्लेक्स एक्शन को तो आप समझ चुके हैं। आपसे कहा गया है कि यदि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है तो आप एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे होता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम वहाँ पे क्या होता है, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस प्रकार के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन आप कह रहे हैं। अब है रिफ्लेक्स आर्क। क्या होती है? द पाथ थ्रू विच अ नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल्ड इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वो होगी, आपने कहा वो पाथ, वो रास्ता जहाँ से आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी ऑर्गन से जो सिग्नल है, जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक गया, और आपके ब्रेन से जो कमांड है वो आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को दी गई। तो उस आर्क को या उस पाथ को या उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके पास ये आता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए और आपको सेम वही चीज बताई गई है जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में ये बेसिक सी चीज है जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने यही एग्जाम्पल लिया था कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और आपने छूते एकदम से हाथ हटा लिया है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका आता है, ठीक है। और ये आपका आता है ब्रेन, मैसेज टू ब्रेन। क्लियर है इतना? अब आपने कहा कि यहाँ पर हो क्या रही है, कि आपका हाथ है जो आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है? कोई गर्म वस्तु है। आपने गर्म वस्तु को छुआ तो यहाँ पर क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपने कहा आपके सेंसरी ऑर्गन पे होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो रिसेप्टर है जिससे आपको पता चला गर्म का, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? आपने कहा आपकी स्किन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एरो के थ्रू दिखाई दे रहा है, ये है सेंसरी न्यूरॉन। क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन? प्रीवियस लेक्चर में आपने दो प्रकार के न्यूरॉन पढ़े हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। क्या होंगे सेंसरी न्यूरॉन? आपको यहाँ पर कहीं मोटर न्यूरॉन भी दिखाई दे रहा होगा, ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। क्या होंगे? मोटर न्यूरॉन। सिंपल सी चीजें, हमने कहा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के हमने दो टाइप देखे थे मेनली, जिसमें एक था सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जा रहा है, और मोटर न्यूरॉन क्या होगा? आपके ब्रेन से कमांड को लेकर के आ रहा है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो आपने कहा जब आपने छुआ तो रिसेप्टर ने क्या किया? यहाँ पर रिसीव किया किसे? आपने कहा ये स्टिमुलस था, ये आपके पास क्या होगा? स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस से जब क्या किया गया? इम्पल्स को या सिग्नल्स को रिसीव किया गया है, तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये जो सिग्नल है ये आगे की ओर बढ़ेगा और कहाँ पे जाएगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? आपने कहा कि यहाँ पर देखिए बीच में आपके पास क्या आए हैं? रिले न्यूरॉन आए हैं। रिले न्यूरॉन के बारे में हमने बात की थी। तीन टाइप के जो हमने पढ़े थे न्यूरॉन, वो यहीं पर आ गए हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, सेंसरी और मोटर, और तीसरे टाइप का हमने कहा था रिले न्यूरॉन भी होते हैं। रिले न्यूरॉन क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी क्या कर रहा है? मैसेज को लेकर के जा रहा है, और मोटर को क्या करना है? कमांड को लेकर के आना है। तो जब यहाँ पर जो मैसेज है वो कमांड में जब कन्वर्ट हुआ होगा, तो बीच में कोई ना कोई न्यूरॉन वहां पर रहे होंगे जो क्या कर रहे हैं? मैसेज को कमांड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कमांड तो आपका ब्रेन देगा, लेकिन वहां पर काम कौन करेंगे? न्यूरॉन ही करेंगे। आपने कहा ये जो पूरा न्यूरॉन है इसे तो हम सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं। बीच में आपको कुछ चाबी जैसी संरचना दिख रही है, इसे हम कहेंगे रिले न्यूरॉन। तो यहाँ तक तो ये क्या था? हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन था, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझे कि यहाँ से आपको कमांड मिली है ब्रेन से, और ये कमांड अब आपके बॉडी ऑर्गन को भेजी जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा? आपने कहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा। जब मैसेज रिले हो रहा है, जब यहाँ पर जो सिग्नल है या जो इम्पल्स है, जब वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो आपने कहा वहां पर कौन होगा? रिले न्यूरॉन होगा।
अब यहाँ पर आपके मसल्स और आपके आर्म को क्या किया गया है, कमांड दी गई है कि आपको एकदम से हाथ हटाना है। तो हमने कहा मसल्स को क्यों यहाँ पे कमांड दी गई, हमने कहा हाथ को क्यों कमांड नहीं दी गई, क्योंकि जब मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए आपके मसल्स और आपकी बोन ही रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था जब हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो मसल्स हैं वो बोन से कनेक्टेड होंगी, बोन से कनेक्टेड होंगे, और दोनों में हमने कहा बोन क्या है, जो बोन के जॉइंट्स है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन जो हड्डियों के जोड़ होंगे उनमें मूवमेंट कैसे आई, जब आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ। तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, ठीक है, और तब जाके यहाँ पे मूवमेंट आई है। तो ये पूरा पाथ आपने कहा यहाँ से ले करके यहाँ तक और फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये जो पूरा पाथ है इसे हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। पढ़ ले रिफ्लेक्स आर्क को। अब आपने बोला जो रिफ्लेक्स आर्क है उसका आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, तो हमने बोला द फॉलोइंग फॉलो चार्ट शो द फ्लो ऑफ सिग्नल इन रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन रिले न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर, जो कि आपकी क्या होगी, मसल होगी। अब आपको इस पूरे सीक्वेंस को क्या करना है, समझना है और डायग्राम के माध्यम से समझना है। तो आपको सबसे पहले आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है यहाँ पर डायग्राम। ठीक है, आपको पढ़ना है यहाँ पे डायग्राम, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, ये आपको समझना है। मैं बार बार कह रही हूँ डायग्राम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को क्या करना है, घर से बना करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।